नमस्कार दोस्तों। जोश IAS PCS के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो NCERT साइंस फिजिक्स का जो सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं, यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स, इसके अंतर्गत हम लोगों ने इससे पहले L2 और L3 क्लास कर लिया है, यानी लेक्चर 2 और लेक्चर 3 कर लिया है, जिसमें मोशन, मोमेंटम यानी संवेग और फ्रिक्शन के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। जहां से यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस या एसएससी की या रेलवे या बीपीएससी अगर सुपर टेट का अगर तैयारी कर रहे हैं तो साइंस का क्वेश्चन अगर यहां से पूछा जाएगा तो मैंने उन इम्पोर्टेंट्स की पॉइंट्स को हाईलाइट किया है जहां से आप बनाने में सक्षम होंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंतर्गत। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग दोस्तों कार्य, ऊर्जा और शक्ति यानी वर्क, एनर्जी और पावर के चैप्टर में हैं। आज कंप्लीट इसको वीडियो को देखिए। यहाँ से हम वो चीज़ को जिक्र करेंगे जहाँ से आपका अगर एक भी क्वेश्चन बनता है तो आप बनाने में सक्षम होंगे। दोस्त, यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को, ऑल नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या आपको कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। यानी कार्य क्या है? कार्य अगर हम देखें तो कार्य के बारे में है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट्स पर आपने फोर्स को क्या कर दिया, अप्लाई करके बल की दिशा में, यानी डायरेक्शन इसका क्या होना चाहिए, बल की दिशा में विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न करना कार्य कहलाता है। आप समझ गए होंगे। यदि मैं मान लिया जाए कि ये मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पर मान लिया जाए ये यहाँ रखा हुआ है। आपने यहाँ से क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि अगर मान लिया जाए कि ये अपने स्थान से अगर यहाँ पे आ जाता है और इसका डायरेक्शन है तो हम सब क्या समझेंगे, कार्य हुआ है। ठीक है, आगे इसी के दिशा में चलते। क्या होता है कार्य? कार्य बराबर क्या होता है कि बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। इस चीज को याद रखना है आपको। इसका जो डायरेक्शन पूछा जाएगा तो बल की दिशा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बल की दिशा होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो बल की दिशा होता है मेरा, इसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं डेल्टा डी से। क्या बोलते हैं? डेल्टा डी। डेल्टा डी क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेल्टा डी इसीलिए बोलते हैं कि एक डिस्प्लेसमेंट को एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा था, ठीक है, उसमें वेरिएशन हुआ है। क्या हुआ है? चेंजिंग हुआ है। यानी मान लिया जाए कि ये 5 मीटर पे है, ठीक है, और यहाँ 10 हो गया, तो आखिर दोनों के बीच में अंतर कितना है? 10 - 5 यानी 5 का अंतर है। इसीलिए यहाँ पर डेल्टा डी यानी दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग अमाउंट काउंट करते हैं। आगे चलते हैं इसी को। अगर अब देखिए, जो मेनली एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बीपीएससी से लेकर के कई सारे स्टेट पीसीएस हो या रेलवे हो या एसएससी हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्या है? मान लिया जाए बल की दिशा, यानी फोर्स आपने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, ठीक है। अगर ये देखिए एंगल जो क्रिएट हुआ, क्योंकि बल तो यहाँ इस ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, और ये दिशा क्या बनना चाहिए? ये बनना चाहिए, ठीक है। इसी कारण से ये जो एंगल जो थीटा जो हुआ मेरा, यही थीटा क्या कहलाता है? ये कॉस। ये जब आप इस रो में लेंगे तो क्या हो जाता है? एफ कॉस थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? एफ कॉस थीटा हो जाता है। और यही एफ कॉस थीटा और दोनों के बीच का क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। जब मल्टीपल करेंगे, आप गुना करेंगे, तो आपका वर्क निकलता है, जो आपको यहाँ दिया हुआ है, डब्ल्यू बराबर एफ कॉस थीटा इंटू डेल्टा डी। ठीक है, आप ये भी समझ गए, डेल्टा डी आपने ये भी समझ लिया, ये कि विस्थापन होता है, और एफ कॉस थीटा क्या होता है कि विस्थापन की दिशा में क्या है, लगाया गया बल है। अब चलते हैं हम आगे। यदि मान लिया जाए, अब दो प्रकार का कंडीशन आता है। यदि मान लिया जाए ये कॉस थीटा से आप यदि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तब तो आपको बहुत इजीली बना लेते हैं। यदि आगे मान लिया जाए कि ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से आपका रहा है नाता, तो थीटा बराबर क्या होता है? ये थीटा का 3 मान होता है। थीटा में देखिएगा, थीटा का मान यदि 0 हो, थीटा का मान यदि 0 डिग्री हो, तो इसका जो वैल्यू होता है, वैल्यू अगर कॉस थीटा अगर मान लिया जाए, कॉस थीटा ये कितना हो जाएगा? कॉस 0 अगर आप पुट करेंगे, इसका मान हो जाएगा 1। यानी दूसरा मान, यदि कॉस थीटा का मान 90 हो तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाता है, ठीक है। हम आपको बता देते हैं आगे, यानी 0 इस डायरेक्शन में चलते रहेगा और ऊपर से लगेगा तो 90 डिग्री लगेगा। अब देखिए, कोई भी कार्य संपन्न हुआ नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये थीटा कब लगा था? 90 डिग्री से लगा था। कैसे लगा था? इस पर 90 डिग्री से लगा था, तो ये कैसे डिस्प्लेसमेंट होगा? आप समझ गए, उम्मीद था। नेक्स्ट चलते हैं। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है।
इसका मात्रक क्या है, एक जूल है, आप ये भी जान गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि इसमें कुछ एनर्जी से रिलेटेड देख लेते हैं। अब देखिए एनर्जी के बारे में क्या दिया हुआ है। एनर्जी, एनर्जी के बारे में क्या कहता है, ऊर्जा के बारे में, कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा के बारे में जानकारी यदि लेनी हो तो ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा भी एक कार्य की तरह अदिश राशि है और इसका मात्रा क्या है, जूल है। आपने ये भी देख लिया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऊर्जा जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब आपको दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। अब देखिए ये क्या है, किसी वस्तु गतिज, देखिए वो वर्ड में लिखा हुआ है गतिज यानी गति, गति मतलब मौसम। अब किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता, यानी किसी वस्तु के गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी यानी के से निर्देश करते हैं। यहाँ देखिए अब हम आपको बता रहे हैं, अगर मान लिया जाए कोई वस्तु है, ये मान लिया जाए कोई वस्तु है ए, अब इसका क्या होगा, द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान m है। अगर मान लिया जाए अगर इस डायरेक्शन में अगर कंटिन्यू चल रहा है तो इसके अंदर क्या होगा, एक वेलोसिटी होगा जिसको भी बोलते हैं। अब देखिए इसी को हम गतिज ऊर्जा को क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। आप समझ में आ गया आपको। यहाँ पर दोस्तों ये कई सारे मैंने देखा है, बीपीएससी में देख लीजिए, किसी भी स्टेट पीसीएस में आप पीवाईक्यू जो है आप देख लीजिए, आपको जरूर मिलेगा यहाँ से। नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन, बहती हुई हवा में गतिज ऊर्जा होती है। क्या है, बहती हुई हवा में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको अब आता है स्थितिज ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखिए मैं अब यहाँ पर जिस प्रकार गतिज ऊर्जा आप देखे थे गति से रिलेटेड है, इसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा जो है पोटेंशियल से यानी स्थिति से रिलेटेड है। किसी वस्तु की स्थिति विशेष के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। अब इसको क्या बोलते हैं, पीई से डिनोट करते हैं। अब देखिए जैसे आपने देखा होगा कि आप यदि बचपन में गुलेल छोड़े हैं तो आपको पता होगा कि खींचे हुए गुलेल तथा घड़ी की, खींचे हुए गुलेल या घड़ी की चाबी, पहले क्या होता था कि घड़ी होता था सुई वाली घड़ी, इसमें चाबी दे करके छोड़ना पड़ता था। यानी ये समझिए बराबर दिन में, यानी बराबर जो है एक दिन के बाद एक दिन जो है हम लोग को चाबी दे के छोड़ना पड़ता था। क्यों, क्योंकि घड़ी चलता रहे। दरअसल उसमें करते क्या थे कि हम लोग स्थितिज ऊर्जा को संचित कर देते थे। क्या करते थे, पोटेंशियल एनर्जी को संचित कर देते थे, इस पर काम करते रहता था। अब समझ में आ गया, यदि क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो गुरुत्व बल अगर दो प्रकार का यहाँ जो देख ले रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा कई रूप में होते हैं, जैसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थिति, इसी प्रकार से है। अब हम इसको आपको बता रहे हैं कि गुरुत्व बल के विरुद्ध जब स्थितिज ऊर्जा काम करता है तो क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है, mgh होता है। m क्या होता है, यहाँ पर मास है। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। और h क्या है, जिस स्थान से, यानी आपका ये पृथ्वी हो गया यानी लैंड हो गया, जमीन हो गया, और ये आपका छत हो गया, ठीक है। इस छत से आपने किसी वस्तु को क्या किया है, ड्रॉ फेंका है, तो ये जो डिस्टेंस आपका हुआ ये h हो गया, ठीक है। यही आपका h ऊंचाई है। हम आगे चलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए आपको याद होगा दोस्तों, बचपन में आप पढ़े होंगे कि ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकता है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न ही इसका विनाश। बस यही मैं बचपन में मैं भी पढ़ा हूं। अब हम आगे चलते हैं कि इससे प्रश्न क्या आता है, हम उस डायरेक्ट प्रश्न पर बात करते हैं, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, किताब पढ़ना नहीं, मेरा मकसद है एग्जाम पास करना। तो हम लोग एग्जाम पास करने की मकसद से हम लोग पढ़ाई करते हैं। अब देखिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, दरअसल उसमें होता क्या है, उसमें होता है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का जो सम होता है, सम मतलब जोड़ जो होता है, एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। जैसे देखिए mgh प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इसको यदि आप अचर मानते हैं तो आप इसको एक प्रकार से कह सकते हैं दोस्तों, ये एक प्रकार का क्या है, कुल यांत्रिक ऊर्जा है, जिसको कुल मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं आप। जैसे यहां देखिए किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। आप समझ गए। अगर आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बनाने में सक्षम होंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होता है, यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो होता है, गतिज ऊर्जा प्लस
स्थितिज ऊर्जा बराबर कांस्टेंट, उसको कह सकते हैं आप यांत्रिक ऊर्जा। अब चलते हैं हम आगे। ऊर्जा का रूपांतरण, ये दोस्तों VVI है, इसको मैं VVI मारता हूं। क्यों? क्योंकि यहां से एक न एक क्वेश्चन आप यदा कदा यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब का क्या काम है? विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा एवं उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करना। नेक्स्ट विद्युत सेल, जो बैटरी की बात होती है। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। टरबाइन या जल विद्युत, यहाँ स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। इसी प्रकार से आप देख लीजिए एक एक करके। मैं आप यहाँ पर देख रहे हैं कंटिन्यू, जो आप अगर नोट बना रहे हैं तो नोट बना करके एक एक नोट्स में इंटर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए स्पीकर, स्पीकर क्या है? विद्युत ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, तो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है। यहाँ ट्रांसमीटर देखिए कि विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है, आपने ये भी देख लिया। चलते हैं हम आगे। आगे देखिए शक्ति के बारे में बात करते हैं। शक्ति क्या है? शक्ति देखिए, अब शक्ति कहता है कार्य करने की दर, ये कार्य करने यानी कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम कैसे हम लोग इसको काम करते हैं। यदि कोई लाभकर्ता T समय में W कार्य करता है तो शक्ति का मान होगा। जैसे शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य करने की दर यानी कार्य बट्टा समय। P बराबर क्या होता है? W बट्टा T। शक्ति का मात्रक क्या होता है? अब मान लिया जाए शक्ति का मात्रक आपसे पूछा जाएगा तो कार्य बराबर जूल होता है, समय बराबर T होता है, इसीलिए जूल बराबर क्या होगा? जूल बराबर बट्टा सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। आप ये भी समझ में आ गया आपको। चलिए ये आपने इसका क्या देख लिया? मात्रक देख लिया। अब इसको क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। इसको वाट भी आप कह सकते हैं, ऐसा यूनिट में वाट कहते हैं। आप दो चीज देख लिए, शक्ति का यूनिट भी देख लिया, शक्ति का आपने वाट ये देख लिया, दोनों चीज। अब क्या कहता है कि 1 वाट वह शक्ति है जिससे 1 सेकंड में 1 जूल कार्य होता है, आपने ये भी देख लिया। अब हम चलते हैं कि जिस प्रकार 1 किलो वाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट होता है, ये भी आप जानते हैं। आगे चलते हैं हम लोग ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? जैसे मान लिया जाए कि आप अपने घर में बिजली यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं, तो आपसे जब बिजली चेक करने वाले, बिजली का मीटर रीडिंग करने वाले व्यक्ति आते हैं, स्टाफ, सरकारी स्टाफ, क्या बोलते हैं कि आपका मतलब इतना, एक कोई कांस्टेंट वैल्यू बोलता है, इतना यूनिट आपने एक महीना में खर्च किया। जैसे कोई 5 यूनिट किया, कोई 100 यूनिट किया, कोई 200 यूनिट खर्च किया। अब हम आपको बता रहे हैं ये यूनिट क्या होता है, ये बिजली का जो यूनिट होता है ये क्या होता है। अब हम देखिए, जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, ये आपको पता है। लेकिन जब व्यावसायिक रूप से जब जब उपयोग करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? किलो वाट आवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किलो वाट आवर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग किलो वाट में घंटा यूज कर देते हैं। क्या करते हैं? किलो वाट में घंटा यूज करते हैं। और यही जो 1 किलो वाट आवर ऊर्जा की जो मात्रा होती है, यही 1 यूनिट के बराबर होता है। क्या होता है? यही 1 यूनिट के बराबर होता है। यहाँ देखिए 1 किलो वाट आवर बराबर 1 किलो वाट गुना 1 घंटा, यानी 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, और 1 किलो में 1000 वाट होता है। दोनों को जब गुना करेंगे आप तो आपको इतना वैल्यू फाइंड होगा, इतना जूल। अब इसी को 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। आपने ये देख लिया। ये फ्रेंड्स VVI है, आपको कई सारे ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको याद कर लीजिए। हम आपको और बता देते हैं, या जो अभी मैंने जिक्र किया आपके साथ, घर, उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान में व्यय होने वाली, खर्च होने वाली ऊर्जा को यूनिट में व्यक्त किया जाता है। और 1 यूनिट आवर का यानी H आवर के समतुल्य होता है 1 किलो वाट आवर। जो आपने 1 किलो वाट आवर का वैल्यू कितना देखा? 6.3 इंटू 10⁶ जूल देखा, आपने ये भी देख लिया। नेक्स्ट देखिए, विद्युत उत्पादन केंद्रों में उत्पादित बिजली को मापने हेतु बड़े मात्रक यानी मेगावाट में का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए, जब यहाँ से ट्रांसमीटर होता है, बिजली ट्रांसमीटर जहाँ से होता है, यानी बिजली सप्लाई जहाँ से होता है, वहाँ पर मेगावाट में हम लोग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े मात्रा में किया जाता है, इसी कारण से। तो आप यहाँ देख लीजिए, 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ वाट होता है। क्या उतना होता है? 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट। आप यहाँ शॉर्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने ये देख लिया कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में डिटेल्स हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देख लिया। अब जस्ट हम लोग अगले एपिसोड में क्या करेंगे, अगले जो पार्ट में क्या करेंगे, द्रव्यों के यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जरूर देखिए, क्योंकि इससे बहुत VVI क्वेश्चन आपको कई सारे एग्जाम्स में आता है। मैं आपको एक अगर टेक्निक कहिए, एक आपको हिंट कहिए, तो आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन से BPSC ने 67th एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया है।
ठीक है, आप जरूर जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, जरूर देखिए नेक्स्ट पार्ट कि द्रव्यों के यांत्रिक गुण। दोस्तों, आप अपने दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, और आप भी चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों को बोलिए। ठीक है, मैं कंटिन्यू एनसीईआरटी के माध्यम से जो है आपको साइंस कंप्लीट करवा रहा हूं, जिससे आप अपना सफलता सुनिश्चित करें। धन्यवाद।